हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए फाइनल ईयर के 5th सेमेस्टर का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रहेगा इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स मीनिंग एंड स्कोप। तो आज हम जो पर्यावरणीय अर्थशास्त्र है उसका अर्थ जानेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि जो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है उसका स्कोप या क्षेत्र क्या है। तो ये टॉपिक डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भी इन्वायरमेंट क्या होता है। उसके बाद हम जो है इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स का जो संबंध है या इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का जो अर्थ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर्यावरण शब्द जो है वो अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट का हिंदी रूपांतरण है और इन्वायरमेंट जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा फ्रेंच भाषा का है और फ्रेंच भाषा के शब्द इन्विरोन से लिया गया है। इन्विरोन का अर्थ होता है घेराव, अर्थात हमारे चारों तरफ जो भी घेरा है, जो भी परिस्थितियाँ है, जो भी सजीवों को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं, उन सभी को हम जो है पर्यावरण या इन्वायरमेंट कहते हैं। दूसरी ओर अगर हम हिंदी भाषा के अंदर ये पर्यावरण का संधि विच्छेद करते हैं तो ये परि प्लस आवरण बनता है और परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का मतलब होता है घेरा। तो हमारे चारों ओर जो भी घेरा है जिसके अंदर जो है वो सजीव भी है, निर्जीव भी है, भौतिक वातावरण भी है, जैविक वातावरण भी है, ऊर्जा भी है, ये सारे के सारे जो फैक्टर्स है ये मिल करके पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो इस पृथ्वी के चारों तरफ जो घेरा है, जो सजीव और निर्जीव के पारस्परिक संबंध है, उन सभी को हम जो है पर्यावरण कहते हैं। इस प्रकार पर्यावरण जो है दोनों ही के शब्दों का अगर हम अर्थ निकालें, चाहे हिंदी का अर्थ निकालें चाहे अंग्रेजी शब्द का अर्थ निकालें, दोनों का ये अर्थ एक ही है कि मनुष्य को चारों तरफ से जिस वातावरण ने, जिस इन्वायरमेंट ने घेर रखा है, जिस प्रकार के जो प्रभाव है उसके ऊपर या जिस प्रकार की परिस्थितियां है जो मानव को प्रभावित करती है, उन सभी का जो एक मिला जुला रूप है उसको हम इन्वायरमेंट कहते हैं। पर्यावरण से अभिप्राय उन सभी परिस्थितियों और प्रभावों से है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं और ये सजीवों के अस्तित्व और विकास के लिए अति आवश्यक होते हैं। यानी बिना इन्वायरमेंट के सजीव ना तो अपना प्रजनन की प्रक्रिया पूरी कर पाते हैं और ना ही जो है व्यक्ति का या जो सजीव है उनका इन्वायरमेंट जो अस्तित्व रहेगा। और अगर किसी भी कारण से वो अस्तित्व में आ भी जाते हैं तो वो अपना डेवलपमेंट बिना इन्वायरमेंट के नहीं कर सकते। तो इस प्रकार पर्यावरण जो होता है प्रजनन से लेकर के विकास तक की सारी प्रक्रियाओं में मदद करता है। अब आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वह है पर्यावरणीय अर्थशास्त्र। पर्यावरणीय अर्थशास्त्र की एक नई शाखा है और इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है उसका एक अलग शाखा के रूप में महत्व 1950-60 के दशक में समझा जाने लगा, जब मनुष्य ने विकास को प्राप्त करने की चाहत के अंदर पर्यावरण को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। और जब मनुष्य ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया, उसका अति दोहन किया, तो उसके जो है दुष्परिणाम सामने आने लगे। पर्यावरण प्रदूषण लगातार बढ़ने लगा और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ने के साथ साथ जो है पर्यावरण के अंदर भी गिरावट आने लगी। अब इस प्रकार से जब लगातार इन्वायरमेंट जो है विकास के कारण जो है डिग्रेड होता गया, तो उसके बाद में एक जो है नया कॉन्सेप्ट आया, धारणीय विकास। तो धारणीय विकास जो होता है उसका मतलब होता है कि हम वर्तमान में जो हमारे पास में संसाधन है उन संसाधनों को किस प्रकार से प्रिजर्व करते हुए विकास कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम जो है विकास के उतने ही अवसर छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से लगातार जब पर्यावरण को गिरावट का सामना करना पड़ रहा है और ये केवल मनुष्य की जो आर्थिक विकास को प्राप्त करने की इच्छा है उसकी वजह से हो रहा है। और ये दूसरा जो है धारणीय विकास का जो कॉन्सेप्ट है, ये जब हमने डिस्कस करना शुरू किया तो इन सभी का संबंध जो है वो कहीं न कहीं इन्वायरमेंट से है। तो ये सारी चीज़ें दिखाती है कि इन्वायरमेंट का जो है मानव जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान है। तो इतना महत्वपूर्ण स्थान है तो अगर हम पर्यावरण की बात करें वो भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो भी जो है महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो दोनों ही जब अपना-अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं तो हमें दोनों को एक साथ जो है प्राप्त करना है। यानी पर्यावरण भी हमें अच्छा मिलना चाहिए और आर्थिक विकास भी हमें जो है उच्च स्तर का मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से इस प्रकार के जो नए-नए मुद्दे हम इन्वायरमेंट और इकोनॉमिक्स को लेकर के सामने आ रहे हैं, उसी का अध्ययन जो हम इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में करते हैं। अब पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का अर्थ हम जानते हैं
कि पर्यावरणीय अर्थशास्त्र में आर्थिक गतिविधियों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है कि मनुष्य की बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ होती है वो चाहे प्रोडक्शन से संबंधित एक्टिविटीज़ हो, चाहे जो है वितरण से संबंधित एक्टिविटीज़ हो, चाहे कंजप्शन से संबंधित एक्टिविटीज़ हो, उन सभी का पर्यावरण के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जब हम पर्यावरण के ऊपर पड़ने वाले इन प्रभावों का अध्ययन करते हैं और साथ में हम इसका जो दूसरा पार्ट है कि किस प्रकार से पर्यावरण जो होता है वो आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है, तो दोनों जो अंतर संबंधित है। पर्यावरण आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है और आर्थिक गतिविधियाँ पर्यावरण को प्रभावित करती है। तो जब हम इन दोनों का अध्ययन करते हैं तो उसको हम इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो पर्यावरणीय अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसके अंदर आर्थिक विकास के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों और पर्यावरण के आर्थिक विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। जब हम इस प्रकार का अध्ययन करते हैं तो इसके कारण जो है हमें पर्यावरण को बचाने के लिए जो विभिन्न प्रकार की नीतियाँ हो सकती है, उन नीतियों को बनाने में मदद मिलती है। इस प्रकार से अगर हम थोड़ा संक्षेप में कहें तो संक्षेप में आर्थिक विकास का पर्यावरण और पर्यावरण का आर्थिक विकास पर प्रभाव का अध्ययन ही पर्यावरणीय अर्थशास्त्र है। अब हम पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के अक्षेत्र का अध्ययन करते हैं। अक्षेत्र, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अक्षेत्र होता क्या है। किसी भी चीज़ की जब आप अक्षेत्र की बात करते हैं, विशेष रूप से जब हम किसी भी ज्ञान की शाखा के क्षेत्र की बात करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि उस ज्ञान की शाखा के अंदर हम किस-किस मुद्दों को डिस्कस करते हैं, कौन-कौन सी समस्याओं का उसमें अध्ययन किया जाता है और कौन-कौन से टॉपिक्स हैं, कौन-कौन से मुद्दे हैं, जो उसके जो है विचार के केंद्र में रहते हैं। तो जब हम पर्यावरणीय अर्थशास्त्र का क्षेत्र की बात करते हैं, तो इसमें हमें देखेंगे कि एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, उसमें हम किस-किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। बेशक आज हम पर्यावरण अर्थशास्त्र की बात करें तो ये बिल्कुल एक ज्ञान की नई शाखा है, किंतु ज्ञान की नई शाखा होने के बावजूद भी इसका महत्व बहुत अधिक है। प्रत्येक आर्थिक मंच के ऊपर आप चाहे राष्ट्रीय स्तर की बात हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो, पर्यावरण का जिक्र अवश्य होता है। तो अगर पर्यावरण अपने आप में इतना अधिक महत्वपूर्ण है, तो पर्यावरणीय अर्थशास्त्र, क्योंकि वो अर्थशास्त्र और पर्यावरण दोनों के संबंध को अध्ययन करता है, तो इसका महत्व अपने आप सिद्ध हो जाता है। आर्थिक विकास और पर्यावरण के अंदर संतुलन का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम ना तो आर्थिक विकास को छोड़ सकते हैं और ना ही हम पर्यावरण का नुकसान सह सकते हैं। तो हमें पर्यावरण को भी बचाना है, साथ-साथ में आर्थिक विकास है उसको भी प्राप्त करना है। विकास के कारण जो है लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है। विकास के कारण संसाधनों का अतिदोहन होने के कारण प्राकृतिक संसाधन है उसमें कमी महसूस की जा रही है और लगातार पर्यावरण के अंदर गिरावट आ रही है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं विकास के कारण पैदा हुई हैं। तो मनुष्य ने अब ये सोचना शुरू कर दिया है कि विकास जो वो पर्यावरण को किस हद तक प्रभावित करता है और उस विकास को नुकसान पहुंचाए बिना किस प्रकार से हम जो है एक अच्छा पर्यावरण हासिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार जब पर्यावरण के बारे में हम विचार करते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि बेशक हम चाहे कितना भी आर्थिक विकास कर लें, जब तक हमारा इन्वायरमेंट सही नहीं होगा तब तक मानव जो है कल्याणकारी जीवन नहीं जी सकता। क्योंकि जब इन्वायरमेंट में डिग्रेडेशन होगा तो उसके कारण एक तरफ विकास तो प्रभावित होगा ही होगा, दूसरी तरफ जो स्वास्थ्य है व्यक्ति का वो भी प्रभावित होगा और जब मानव का स्वास्थ्य प्रभावित होगा तो उसके कल्याण के अंदर जो निश्चित ही कमी आएगी। तो इस प्रकार से जब विकास का लक्ष्य कल्याण है तो वो बिना पर्यावरण के प्राप्त नहीं किया जा सकता। अब हम इसके क्षेत्र की बात करते हैं। अब हमें ये देखना है कि किस प्रकार से आर्थिक नीतियाँ बनाई जाए ताकि बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए हम आर्थिक विकास कर सकें। तो एक तरफ ये बात करता है कि हमें आर्थिक नीतियाँ इस प्रकार से बनानी चाहिए जिससे कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे और अगर पहुंचे तो वो उसका जो इफ़ेक्ट है वो मिनिमम हो। दूसरा, हम इसके अंदर ये भी देखते हैं कि किस प्रकार की पर्यावरण की नीतियाँ बनाई जाए ताकि विकास के साथ-साथ पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। हालाँकि यहाँ पर जब पर्यावरण की नीति हम बनाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं विकास का गला ना घोंट दिया जाए, क्योंकि पीछे भी हमने डिस्कस किया है जितना हमारे लिए एनवायरनमेंट महत्वपूर्ण है, हमारे लिए विकास भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो हम इन दोनों में से किसी एक को चूज़ नहीं कर सकते, हम इन दोनों को एक साथ प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए हमारी नीतियाँ इस प्रकार की होनी चाहिए कि पर्यावरण की नीतियाँ आर्थिक विकास को प्रभावित ना करें और आर्थिक विकास की नीतियाँ पर्यावरण को प्रभावित ना करें।
इस प्रकार पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के अंदर लगातार नए नए मुद्दे शामिल होते जा रहे हैं और जितने ज़्यादा नए नए मुद्दे शामिल होते जाएंगे पर्यावरण का क्षेत्र उतना ही विस्तृत होता चला जाएगा। तो आज हम उन मुद्दों का डिस्कशन करेंगे जो पर्यावरण के क्षेत्र में आते हैं, जिन मुख्य बिंदुओं का जो अध्ययन है इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में किया जाता है। तो इसमें हमारे लिए सबसे पहला जो मुद्दा है वो है कि बढ़ती हुई आर्थिक गतिविधियां पर्यावरण ह्रास का कारण है। देखिए, आज अगर हम देखते हैं तो हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में कि किस प्रकार से जो हमारी लगातार उत्पादन की क्रियाएं बढ़ रही है। जब उत्पादन की क्रियाएं बढ़ेंगी तो इसके कारण एक तरफ जब प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन होगा, क्योंकि बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं वो उत्पादन की क्रिया में जो है कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। दूसरा, जब उत्पादन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है, तो वहाँ पर जो है फैक्ट्रियों के अंदर जब प्रोडक्शन होगा तो उससे अनेक प्रकार का प्रदूषण होता है, जिसमें वायु प्रदूषण है, जिसके अंदर जल प्रदूषण है, जिसके अंदर ध्वनि प्रदूषण है और बहुत सारे वेस्टेज ऐसे होते हैं जो भूमि प्रदूषण का भी कारण बनते हैं। अनेक प्रकार के जो उद्योग धंधे इस प्रकार से जब प्रदूषण को अंजाम देते हैं तो उससे जो है मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है और मनुष्य के स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ने के साथ साथ इन्वायरमेंट के अंदर भी डिग्रेडेशन आता है। तो इस प्रकार से इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि जो लगातार आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही है, चाहे वो उत्पादन की गतिविधियां हो, चाहे वो कंजप्शन की गतिविधियां हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन की गतिविधियां हो, उसके कारण किस हद तक जो है इन्वायरमेंट डिग्रेड होता जा रहा है, किस प्रकार से पर्यावरण के अंदर गिरावटें आती जा रही है। क्योंकि जब तक हमें पर्यावरण के अंदर होने वाली गिरावट का माप का पता नहीं होगा, उसके कारणों का पता नहीं होगा, तब तक हम जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोक नहीं सकते। दूसरा, अर्थशास्त्र और पारिस्थितिक तंत्र में संबंध का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र जो होता है वो हमारे आसपास जो सजीव और निर्जीव हैं, उन सजीवों और निर्जीवों से मिलकर के पारिस्थितिक तंत्र बनता है। और पारिस्थितिक तंत्र जो होता है एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसके अंदर जो सजीव और जो निर्जीव है उनके अंदर जो है अंतर संबंध पाया जाता है, वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते भी हैं। अब हम ये देखते हैं कि एक स्थान के ऊपर जो पारिस्थितिक तंत्र है वो उत्पादन की क्रियाओं से किस प्रकार से प्रभावित होता है, क्योंकि जब हम किसी भी स्थान के ऊपर उद्योग धंधे लगाते हैं तो उसके कारण जो है एक तरफ जो है पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचता है, जिसके कारण पारिस्थितिक तंत्र के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, प्रोडक्शन के कारण जो है अनेक प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं उनके ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर ध्वनि प्रदूषण होगा। कुछ जानवरों के लिए वहाँ जो है ध्वनि वो पसंद नहीं करते, तो वो उस स्थान को छोड़ देंगे। अगर उस स्थान को छोड़ देंगे तो पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होगा। इसी प्रकार से जो है अनेक प्रकार के जो जीव जंतु होते हैं वो विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से भी प्रभावित होते हैं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अर्थशास्त्र की विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो पारिस्थितिक तंत्र को किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो हम अर्थशास्त्र और पारिस्थितिक तंत्र में जो संबंध है उसका अध्ययन इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में करते हैं। आगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार की नीतियों का भी अध्ययन इसमें किया जाता है। जो इन्वायरमेंट है उसको अगर हमें डिग्रेड होने से बचाना है तो सरकार को जो है पर्यावरण से संबंधित नीतियां बनानी पड़ेंगी, पर्यावरण से संबंधित कानून बनाने पड़ेंगे। और आज हम देखते हैं कि सरकार ने जो है पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत सारे कानून बना रखे हैं, जिसके अंदर जो है सबसे महत्वपूर्ण कानून है वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। तो अब हम ये देखते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार जो है किस प्रकार की नीतियां बनाए। अब नीतियां तो सरकार ने बना ली, लेकिन हमें साथ साथ में ये भी देखना है कि उन नीतियों का जो है आर्थिक विकास के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि केवल हम पर्यावरण को बचाने जा रहे हैं और उसके कारण हम जो है आर्थिक विकास को बिल्कुल ही रोक देते हैं। तो हमारे लिए दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है। तो सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए किस किस प्रकार की नीति अपनाए, कौन कौन सी नीति जो है किस किस स्थान के ऊपर लागू करे, ताकि पर्यावरण को भी बचाया जा सके और इन्वायरमेंट को बचाने के साथ साथ हम जो है आर्थिक विकास के लक्ष्य को भी प्राप्त कर सके। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए जो पेड़ों को काटने के ऊपर रोक लगाई जाती है, यानी ये सरकार की पॉलिसी है। लेकिन बाद में सरकार की पॉलिसी के अंदर ये भी प्रावधान सरकार को करना पड़ता है कि अगर किसी इंडस्ट्री के लिए, किसी संस्था के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए या रेलवे के निर्माण के लिए अगर पेड़ों को काटना पड़ता है
तो प्रॉपर परमिशन लेकर के हम उन पेड़ों की कटाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार सरकार एक तरफ पर्यावरण को संरक्षण के देने के लिए नीतियां बना रही है, साथ में उस नीति के अंदर सरकार जो है विकास का भी ध्यान रख रही है। तो इस प्रकार पर्यावरण संरक्षण के लिए जो भी नीतियां बनाई जाती है, चाहे वो जल बचाने के लिए हो, चाहे वो वायु की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए हो, चाहे वो पेड़ पौधों को बचाने के लिए हो, सब प्रकार की नीतियों का अध्ययन जो है हम इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में करते हैं, क्योंकि इन नीतियों का जो बहुत हद तक आर्थिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। आगे, पर्यावरण ह्रास के मूल्य का पता लगाना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। हम सभी को पता है कि पर्यावरण तो डिग्रेड हो रहा है, लेकिन किसी भी उद्योग के कारण, किसी भी आर्थिक गतिविधि के कारण पर्यावरण जो डिग्रेड हो रहा है उसका मूल्य क्या है, क्योंकि जब तक हमें डिग्रेडेशन के मूल्य का पता नहीं चलेगा तब तक हम जो है जो उस इन्वायरमेंट को डिग्रेड करने के लिए जिम्मेवार व्यक्ति है, जिम्मेदार संस्था है, जिम्मेदार उद्योग है, उस उद्योग से हम उसकी जो है हर्जाना वसूल नहीं कर सकते। तो अगर हमें इन्वायरमेंट के अंदर होने वाले डिग्रेडेशन का पता हो, उसके मूल्य का अगर हमें पता हो, तो उसके बाद में जो उसकी भरपाई भी संबंधित व्यक्ति से करवाई जा सकती है। तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स इस बात का अध्ययन करती है, विभिन्न प्रकार के फॉर्मूले इसमें डेवलप किए गए हैं, विभिन्न प्रकार के मेथड जो है यहाँ पर विकसित किए गए हैं, ताकि विभिन्न प्रकार की जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, उन आर्थिक गतिविधियों के कारण ये पता लगाया जा सके कि पर्यावरण को कितना नुकसान पहुँचा है। चाहे वो प्राकृतिक संसाधनों की बात हो, चाहे वो वायु की बात हो, चाहे वो जल प्रदूषण के कारण होने वाले ह्रास की बात हो, तो हर प्रकार से इन्वायरमेंट के को जो नुकसान पहुंचता है उसके मूल्य का पता लगाना, कितने मूल्य के बराबर नुकसान पहुंचता है, ये भी इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का क्षेत्र है। आगे, पर्यावरण संरक्षण नीतियों का अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करना भी इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है या इसका क्षेत्र है। ये हमने थोड़ा पहले भी डिस्कस कर लिया कि जब सरकार पर्यावरण को बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियाँ बनाती है, तो उस समय क्या होता है कि क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो उद्योग धंधे होते हैं वो बहुत हद तक जब पर्यावरण के जो संसाधन हैं, जो प्राकृतिक संसाधन उनके ऊपर निर्भर करते हैं, तो जब सरकार ने पर्यावरण को बचाने के लिए नीति बना ली, तो उसके बाद जो है विभिन्न प्रकार के जो इनपुट्स उद्योगों के अंदर प्रयोग किए जाते हैं, उन इनपुट्स को उद्योगों तक पहुंचने में कहीं न कहीं रुकावट का सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार से जब इन्वायरमेंट को बचाने के लिए नीतियाँ बनाई जाती है तो उसका आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे पीछे जो है हरियाणा के अंदर सरकार ने एक कॉन्सेप्ट बनाया था कि जितने भी ईंट भट्टे हैं वो सारे जिगजैग सिस्टम पर होने चाहिए। तो जो भी ईंट भट्टे थे जो जिगजैग सिस्टम से नहीं बने हुए थे, उन ईंट भट्टों को सरकार ने बंद करने का आदेश दे दिया। अब सरकार की पॉलिसी थी कि बिना जिगजैग वाले जो ईंट भट्टे हैं वो वायु प्रदूषण बहुत अधिक करते हैं। अब सरकार ने पर्यावरण को बचाने की नीति तो बना ली, लेकिन अब जब पर्यावरण को बचाने की नीति बनाई गई तो इसके कारण जो ईंट उद्योग है वो प्रभावित हुआ। अब जब ईंट उद्योग प्रभावित होगा तो ईंट उद्योग के कारण आगे जो उसके ऊपर जो निर्भर आर्थिक गतिविधियां हैं, ईंट उद्योग पर निर्भर आर्थिक गतिविधियां, उनमें भी रुकावट पैदा होगी। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से जो पर्यावरण संरक्षण को बचाने के लिए पॉलिसीज अपनाई जाती हैं, उन पॉलिसीज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसका भी हमें अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। अभी पीछे हरियाणा सरकार ने जो धान वाले क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों के अंदर सरकार ने नीति अपनाई थी कि वहाँ पर किसान जो है धान ना बोएं, उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो वो क्या था, जल को बचाने की नीति थी, लेकिन जब जल बचाने के लिए सरकार ने धान की बुआई के ऊपर रोक लगा दी तो उसके कारण धान का प्रोडक्शन प्रभावित होगा। अब धान का प्रोडक्शन प्रभावित होगा तो उससे देश का आर्थिक विकास है वो भी प्रभावित होगा। तो इस प्रकार से इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स इस बात का स्टडी करता है कि जो पर्यावरण को बचाने की विभिन्न नीतियां सरकार बना रही है, उन नीतियों का आर्थिक विकास पर या अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। आगे, पर्यावरण संरक्षण के अंदर तकनीक की भूमिका का अध्ययन। टेक्नोलॉजी आज के टाइम के अंदर इन्वायरमेंट को बचाने और विकास को प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ज़्यादातर पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है वो प्राकृतिक संसाधनों के अपव्यय के कारण पहुंच रहा है कि हम उनका मिसयूज करते हैं। अब मिसयूज इस वजह से होता है क्योंकि हमारे पास में उनका प्रयोग करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरा,
जब विभिन्न प्रकार की औद्योगिक गतिविधियाँ होती है, यातायात की गतिविधियाँ होती है, तो उन यातायात की गतिविधियों और औद्योगिक गतिविधियों की वजह से पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता है। अब अगर हमारे पास में एक बढ़िया टेक्नोलॉजी हो, एक उत्कृष्ट टेक्नोलॉजी है, तो उसके कारण हम जो औद्योगिक गतिविधियों या यातायात के कारण होने वाले जो प्रदूषण है, उस प्रदूषण को रोक सकते हैं। और जब प्रदूषण रुकेगा तो उससे पर्यावरण का संरक्षण ऑटोमेटिक हो जाएगा होगा। जैसे अभी सरकार जो है ज़्यादातर इलेक्ट्रिक वाहन जो है उनके ऊपर सब्सिडी दे रही है। तो वो क्या है, एक बेहतर टेक्नोलॉजी है, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है, जो कि प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं करती, प्रदूषण मुक्त तकनीक है। ज़्यादातर जो रेलवे लाइन्स है उनका विद्युतीकरण किया जा रहा है। कारण है कि जो कोयले से चलने वाली गाड़ियां हैं या डीजल से चलने वाली जो गाड़ियां हैं, वो गाड़ियां पर्यावरण को बहुत अधिक प्रदूषित करती है। तो उस प्रदूषण को रोकने में टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। आजकल आप व्हीकल देख लीजिए, व्हीकल जो है वो स्टैंडर्ड जनरेशन के आ रहे हैं, जिसके अंदर जो है BS4 BS6 स्टैंडर्ड के भी जो टेक्नोलॉजी अपनाई जा रही है। और ये टेक्नोलॉजी जो है पर्यावरण प्रदूषण को बहुत ही कम मात्रा में करती है। तो इस प्रकार अगर हमें विकास के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें उद्योगों को चलाए रखना होगा। और अगर हमें विकास के लक्ष्य के साथ साथ अच्छा पर्यावरण भी हासिल करना है तो हमें उन उद्योगों के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना होगा, ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास करना होगा जो कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाए। तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स के अंदर हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से एक बेहतर टेक्नोलॉजी जो होती है वो पर्यावरण को बचा सकती है। आगे जनसंख्या वृद्धि के पर्यावरण के ऊपर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। बढ़ती हुई जनसंख्या जो है पर्यावरण के लिए भी खतरा है और विकास के मार्ग में भी एक बाधा है। क्योंकि जब किसी भी स्थान, किसी भी देश के अंदर जनसंख्या बढ़ती है तो बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरतें भी बढ़ती जाएंगी और उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा के अंदर प्रोडक्शन करना पड़ेगा। और जब हम उद्योगों के अंदर या एग्रीकल्चर के अंदर अधिक मात्रा के अंदर प्रोडक्शन करते हैं तो इसके कारण जो है एक तरफ तो पर्यावरण प्रदूषित होता है और दूसरी तरफ जो प्राकृतिक संसाधन है उनका हमें बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग करना पड़ेगा। तो जब बहुत अधिक मात्रा के अंदर जब प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करना पड़ेगा तो इससे जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी मात्रा में कमी आएगी और जो पर्यावरण है उसका ह्रास होगा। प्रदूषण के बढ़ने से भी पर्यावरण के अंदर गिरावट आएगी। और दूसरा, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवास की बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरत होगी, यातायात के साधनों की बहुत अधिक मात्रा में ज़रूरत होगी। तो इन यातायात के साधनों और जो आवास की ज़रूरतें हैं इनको प्राप्त करने के लिए हमें जो है मकान बनाने पड़ेंगे, उसके कारण पेड़ पौधों को काटना पड़ेगा। खेती की गतिविधियां बढ़ानी पड़ेंगी जिसके कारण जंगलों को काट करके साफ करके उस स्थान पर खेती करनी पड़ेगी। यातायात की सुविधाएं बढ़ाने के लिए नई नई जो है रेलवे लाइन बिछानी पड़ेगी या सड़कों का जाल बिछाना पड़ेगा, जिसके कारण जो है अनेक प्रकार के पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा। तो उससे क्या होगा, बहुत सारे पेड़ पौधे कम होने की वजह से पर्यावरण डिग्रेड होगा। दूसरा, ईंधन की ज़रूरतें बढ़ेंगी, ईंधन की ज़रूरतें बढ़ने से भी जो है वो पेड़ पौधों को काटा जाएगा। और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण जो वेस्टेज होगा, वेस्टेज के कारण जो है वो जल प्रदूषण भी होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या जो है एक प्रकार से पर्यावरण के जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को डिग्रेड करती है, साथ में जो प्राकृतिक संसाधन है उनके ऊपर भी दबाव डालती है। तो इस प्रकार बढ़ती हुई जनसंख्या जो है पर्यावरण के लिए खतरा है। कितना खतरा है उसको हम किस प्रकार से मिनिमाइज कर सकते हैं, इसका अध्ययन भी हम जो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में करते हैं। पर्यावरण संरक्षण में नैतिक मूल्यों की भूमिका का अध्ययन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। आप जितना मर्जी पॉलिसीज अपना लीजिए, आप जितना मर्जी कानून बना लीजिए, जब तक एक व्यक्ति अपने दिल से पर्यावरण को बचाने के लिए आगे नहीं आएगा तब तक पर्यावरण को बचाना मुश्किल है। और अगर हम पर्यावरण संरक्षण को अपने नैतिक मूल्यों में शामिल कर लें तो उससे क्या होगा कि ये जो पर्यावरण संरक्षण के जो छोटे छोटे काम होते हैं, हालांकि होते थोड़े थोड़े काम है, वो बहुत छोटी छोटी मात्रा के अंदर काम होते हैं, लेकिन उनका रिजल्ट बहुत बेहतर होता है। जैसे आप साल में एक पौधा लगा सकते हो, एक छोटा सा काम है। आप उसको हफ्ते 10 दिन 5 दिन 7 दिन में पानी दे सकते हो, बहुत छोटा सा काम है, लेकिन उसका पर्यावरण के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो वेस्टेज होते हैं उनको हमें खुले में नहीं बारना चाहिए। छोटा सा काम है लेकिन इसका इफेक्ट बहुत अधिक है।
हमें जो है विभिन्न प्रकार के जो कूड़ा करकट होता है उसको जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे धुआं जो है बहुत अधिक मात्रा में वायु में मिलकर के प्रदूषित करता है। बहुत छोटा सा काम है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इफेक्ट आता है इसका इन्वायरमेंट के ऊपर। तो इस प्रकार से अगर हमारे नैतिक मूल्यों में पर्यावरण संरक्षण शामिल हो जाएगा, तो उस समय सरकार को किसी भी प्रकार की कोई पॉलिसीज, कोई नीतियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि एक-एक मानव ने मिलकर के आज पर्यावरण को प्रदूषित किया है। और अगर एक-एक मानव इसको बचाने का बीड़ा उठा ले, या अपने दैनिक क्रियाकलापों के अंदर अगर पर्यावरण संरक्षण को व्यक्ति अपना ले, तो पर्यावरण जो है बहुत ही कम समय के अंदर जो है वो वापिस रिकवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हमें शुरू से ही माता-पिता के द्वारा, बाद में टीचर्स के द्वारा नैतिक मूल्य ऐसे दिए जाएँ कि पर्यावरण को बचाना जो है हमारे खून में समाहित हो जाए, तो उस समय हम जो है उन नैतिक मूल्यों को अपना करके जो है एनवायरनमेंट का संरक्षण करेंगे। और ये सबसे प्रभावशाली तरीका होगा और सबसे निम्न कॉस्टली तरीका होगा कि सबसे कम लागत के ऊपर अगर हम सबसे तेज़ गति से पर्यावरण को बचा सकते हैं, तो वह पर्यावरण संरक्षण के जो क्रियाकलाप है उनको अपने दैनिक जीवन में अपना करके। तो किस प्रकार से नैतिक मूल्य जो होते हैं वो पर्यावरण को बचाने में सहायक होते हैं, इन चीज़ों का अध्ययन भी हम जो है एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स में करते हैं। पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय की आवश्यकता का अध्ययन। पर्यावरण जो होता है वो देश की सीमाओं से बंधा हुआ नहीं होता, और जो प्रदूषण होता है वो भी किसी भी देश की सीमा से बंधा हुआ नहीं है। अब आर्थिक विकास जो है सभी देशों का लक्ष्य है। कुछ देशों ने आर्थिक विकास प्राप्त कर लिया है, कुछ देश जो है टेक्नोलॉजी के अंदर समृद्ध हो चुके हैं। तो अब जिन देशों ने टेक्नोलॉजी के अंदर महारत हासिल कर ली है, बेहतर टेक्नोलॉजी है, अब उन देशों का ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि वो उस टेक्नोलॉजी को कम कीमत के ऊपर सस्ते दामों पर जो है अल्पविकसित देशों को भी प्रोवाइड करवाए, ताकि एक तरफ तो वो अपने आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँ, दूसरा आर्थिक विकास का लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण के साथ प्राप्त कर पाएँ। क्योंकि जब वो अच्छी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे तो उसके कारण जब एक तो प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय कम होगा, और दूसरा जो है प्रदूषण जो हो रहे हैं विभिन्न प्रकार के, उस प्रदूषण की मात्रा में भी कमी आएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब पर्यावरण प्रदूषण है वो किसी एक देश की सीमा से बंधा हुआ नहीं है। एक स्थान पर होने वाला पर्यावरण प्रदूषण जो है विश्व के सभी देशों को प्रभावित करेगा। तो ऐसे में सभी देशों को जो है आपसी सहयोग से काम करना होगा। विभिन्न देशों के पास में जो भी सामर्थ्य है, जो भी शक्ति है, उसको दूसरे देशों के साथ में शेयर करना होगा, ताकि पर्यावरण को बचाने में मदद मिल सके। इसमें मुख्य रूप से किस चीज़ को शेयर करना है? मुख्य रूप से हमें बेहतर टेक्नोलॉजी को शेयर करना है आपस में। विभिन्न प्रकार के जो पर्यावरणीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों के ऊपर जो है पूरे विश्व को एक हो करके जो है काम करना है। जैसे अभी फ़िलहाल कुछ समय पहले जो है ये अमेरिका जो था, अमेरिका एक जो पर्यावरण को बचाने की संधि थी, उस वो जो क्योटो प्रोटोकॉल था, उस क्योटो प्रोटोकॉल से उसने अपने आप को अलग किया है। अलग करने के पीछे उसने यही तर्क दिया है कि अगर हम इस प्रोटोकॉल को मानते हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप हमारा जो है आर्थिक विकास बाधित होगा। तो अमेरिका ने पहले तो अपना विकास कर लिया, अब बहुत सारा जो उसने पर्यावरण प्रदूषित किया, क्योंकि जब उद्योग धंधे चले तो पर्यावरण प्रदूषित हुआ। लेकिन अब भी वो अपनी जिम्मेवारी से भाग रहा है, बल्कि उसका दायित्व ये है कि मैं भी पर्यावरण प्रदूषण को रोकने में मदद करूंगा, और मेरे पास में जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को मैं अलग विकसित देशों के साथ में शेयर करूंगा, ताकि वो देश है वो भी बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ जो है अपना आर्थिक विकास कर सके। तो इस प्रकार जब तक हम आपस में सहयोग नहीं करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर सहमत नहीं होंगे, तब तक हम पर्यावरण को बचा नहीं सकते। क्योंकि 10 देश अगर पर्यावरण को बचाने में लगे हुए हैं, 2 देश अगर उसको नुकसान पहुँचाते हैं, तो 10 देशों ने जो पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास किए हैं, वो उतने प्रभावी नहीं होंगे जितना प्रभावी पर्यावरण प्रदूषण को फैलाने वाली गतिविधियाँ होंगी। तो इस प्रकार जब तक सभी मिलकर के प्रयास नहीं करेंगे, तब तक हम पर्यावरण को बचा नहीं सकते। तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर सभी देशों के अंदर आपसी सहयोग और समन्वय की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न देश जो है आपस में आर्थिक विकास को भी प्राप्त करें और पर्यावरण को भी संरक्षित करें। उसके लिए उन्हें किस स्तर तक विभिन्न मुद्दों के ऊपर आपसी सहयोग की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय संधियों की भूमिका का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हमने पीछे भी डिस्कस किया कि विभिन्न देश मिलकर के जो है पर्यावरण को बचाने के लिए
जो है संधियां करते हैं। जैसे 1972 के अंदर पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरियो के अंदर। तो उस सम्मेलन के अंदर जो है इस बात को डिस्कस किया गया था कि अगर पर्यावरण को बचाना है, इस पृथ्वी को मानव के लिए, सजीवों के लिए सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए सभी देशों को जो है आपस में मिल करके सहयोग करना होगा। अब जब हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए, तो उसके लिए सबसे बड़ी बात आती है कि कोई न कोई हम ऐसा समझौता या संधियां करें जो सभी के लिए मान्य हो। क्योंकि अगर विभिन्न देश या विश्व के सारे देश आपस में संधियां या समझौते नहीं करेंगे, तो कुछ देश अगर पर्यावरण को बचाने का प्रयास करेंगे तो दूसरे देश जो है पर्यावरण को डिग्रेड करते जाएंगे। तो इस प्रकार पर्यावरण जो बच नहीं पाएगा। तो अगर पर्यावरण को बचाना है तो उसके लिए विभिन्न देशों के अंदर जो है पर्यावरण को बचाने की संधियां जो है वो प्रभावी होनी चाहिए। उन देशों को उन संधियों का पालन करना चाहिए। तो इस बात का अध्ययन जो हम पर्यावरण इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां करके समझौतों के द्वारा जो है पर्यावरण संरक्षण को कैसे किया जा सकता है। धारणीय विकास का महत्व। धारणीय विकास क्या होता है, ये हमने थोड़ा पहले भी डिस्कस किया था। एक बार आप पुनः इसको डिस्कस कर लेते हैं कि धारणीय विकास जो है विकास की वो रफ्तार है, वो दर है, वो वृद्धि करने का तरीका है जिसके अंदर हम वर्तमान में आर्थिक विकास के लक्ष्य को इस प्रकार प्राप्त करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी विकास करने के अवसर हम छोड़ दें। क्योंकि ऐसा ना हो कि आज हम तो अपना डेवलपमेंट कर रहे हैं और हमने अपना डेवलपमेंट करने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अधिक प्रयोग कर लिया। आने वाले समय के अंदर जो नई पीढ़ियाँ आएंगी उनके लिए हमने विकास करने के लिए प्राकृतिक संसाधन छोड़े ही नहीं। दूसरा, हमने आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो पर्यावरण को इतना प्रदूषित कर दिया कि आने वाली पीढ़ियों का जो है जीवन ही खतरे में पड़ गया। तो हमें आर्थिक विकास को इस प्रकार से हासिल करना है ताकि साथ साथ में पर्यावरण का संरक्षण भी होता रहे और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुरक्षित पर्यावरण और पर्याप्त मात्रा के अंदर प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हों ताकि वो भी आर्थिक विकास अपना कर सके। तो धारणीय विकास का अध्ययन भी हम इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में करते हैं। पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास में जन सहभागिता की भूमिका, ये भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी, तब तक चाहे आप कितनी भी अच्छी नीति बना लीजिए, एक देश के अंदर जो है उस नीति का सकारात्मक परिणाम नहीं आ सकता। तो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए भी जितनी भी नीतियां हैं, उन नीतियों के अंदर जन सहभागिता की जरूरत है कि जनता सहयोग करे कि किस प्रकार से हम सभी मिलजुल करके जो है पर्यावरण को बचा सकते हैं। जैसे स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, तो स्वच्छ भारत अभियान अगर सफल बना है तो वो केवल जन सहयोग से ही सफल बना है। अगर जनता उसमें सहयोग नहीं करती तो सरकार जो है कभी भी स्वच्छ भारत अभियान का सपना साकार नहीं कर सकती थी। तो अगर सरकार आज इस मुद्दे के ऊपर कुछ हद तक सफल रही है तो उसमें जन सहभागिता की ही भूमिका है। खुले में शौच मुक्त जो अभियान चलाया गया था वो भी पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने का एक अभियान था। तो वो भी जन सहयोग से ही सफल हो पाया कि जनता ने आपस में मिलकर के सहयोग किया, तो उसमें जो है हमें सफलता मिली। इसी प्रकार से आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करना, उसके लिए भी जनता की सहभागिता की जरूरत है। तो दोनों क्योंकि अंतर संबंधित है, बिना आर्थिक विकास के हम जब पर्यावरण को संरक्षित नहीं कर सकते, बिना पर्यावरण संरक्षण के हम आर्थिक विकास हासिल नहीं कर सकते। तो इन दोनों ही चीज़ों के लिए हमें जो है जन सहभागिता की ज़रूरत है। तो इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार से जनता को जो है पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ा जाए, किस प्रकार से जनता को इस प्रकार से आर्थिक विकास करने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचे। इसके साथ अपना ये टॉपिक जो है समाप्त होता है। धन्यवाद।